हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा। तो जो सीटेट आपका जुलाई में होगा उसकी मैं लगातार आपको तैयारी करवा रहा हूं। प्यारे साथियों, जो भी चीज़ें चैनल पर इम्पॉर्टेंट रहेंगी उनकी जो है सूचना आपको दी जाती रहेगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें पाई जाती उनकी चर्चा करेंगे। आपको एक चीज़ और बता दें, क्लास 7th और क्लास 8th की एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही आराम से हम इसको पढ़ेंगे, एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे। कोई बिंदु ऐसा नहीं होगा जहाँ आपको समस्या होगी प्यारे दोस्तों। जी हाँ, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर पर और देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत बढ़िया किताब होती है एनसीईआरटी, पढ़ने में मज़ा आता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है। बस एक काम करिएगा प्यारे मित्रों, अपने साथ एक कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा। जो चीज़ें मैं बताता रहूँगा उनको अंडरलाइन करते चलिएगा, 60 नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि नोट्स आपका खजाना है। जितनी सुंदर आपकी नोट्स होगी, जितनी बढ़िया आपकी नोट्स होगी, उतना ही बढ़िया आप लोग अपनी तैयारी कर पाएंगे। चलिए, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है ना, पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों जगह परिवर्तन होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है सीटेट, क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? नहीं सोचा है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बताऊंगा जो यहाँ लिखा है, तब चलूंगा। क्या आप जानते हैं, इसको नोट करिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छपता है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया, याद रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। मान लीजिए समुद्र की सतह यहाँ से 6000 किलोमीटर अंदर खोदेंगे तो पृथ्वी की सतह मिलेगी, जो अभी तक असंभव है। सोचिए, यहाँ जो है आपको तेल की खोज में इंजीनियरों ने क्या किया है, 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, जबकि इसका कोई अता पता नहीं। तो इसलिए पृथ्वी को जो इसका अंतिम चरण है पाना बहुत कठिन काम है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। चलिए सबसे पहले चित्र की बात करते हैं, ठीक है। ये जो रेड कलर का दिखाया गया है ये है आपका आंतरिक क्रोड़। क्या है? आंतरिक क्रोड़। सबसे ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा है आपको ये है परपटी। इसके अंदर जो थोड़ा सा रेड कलर का दिख रहा है ये है स्थल मंडल। जो येलो कलर का भाग है वो आपका मेंटल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेंटल। यहाँ आपको क्रोड मेटल है, सीमा है, बाह्य क्रोड है। याद रखिएगा, इतनी चीज़ें आपको जानना है। ये रेड कलर वाला क्या है? बाह्य क्रोड है। इसके अंदर में जो डार्क रेड है वो क्या है? आंतरिक क्रोड है। इमेज में आपको दिखाया गया है, आप इमेज को ऐसे हूबहू बना लीजिए और आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। चलिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। देखिए, ये सबसे ऊपरी परत क्या है? परपटी। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप सांहति में 33 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। मतलब अगर जैसे आप महाद्वीप सांहति मतलब स्थल से चेक करेंगे तो 35 किलोमीटर है, समुद्र के तल से केवल अंदर 5 किलोमीटर तक है। याद रखिएगा, यह महाद्वीपीय सांहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनिया से बनी है। किससे बनी है? सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी है, जैसे खनिजों से बनी है। इसीलिए इसे Cl कहा जाता है। C से सिलिका तथा L से एल्यूमिना। याद रखिएगा, ये जो आपकी परत है किससे बनी है? सिलिका और एल्यूमिनिया से बनी है। C से सिलिका और L से एल्यूमिना, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? Cl कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसीलिए इसे सिमय अर्थात C से सिलिका और M से मैग्नीशियम कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जो महाद्वीप की संहति है, जो महाद्वीप में ऊपरी सतह है वो किससे बनी है, और जो महासागर में है वो किससे बनी है? याद रखिएगा। चलिए ठीक है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है।
इसकी सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये है आपकी महाद्वीप परपटी, ये है महाद्वीप, ये है महासागर और ये है महासागर की परपटी, याद रखिएगा। ठीक है, इमेज में भी आपको दिखाया गया है। चलिए, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, 84% हिस्सा मेंटल है और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा। जो पृथ्वी के आयतन का केवल 1%, जो परपटी ऊपर का हिस्सा है वो केवल 1% है, याद रखिएगा। 84% मेंटल है, तो जो मेंटल है वो कितना है, वो 84% है, याद रखिएगा। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 है, याद रखिएगा। जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है, यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। क्या बनी होती है निकिल लोहे की? आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, तो ये क्रोड की बात कर रहा है। ठीक है, जो क्रोड है आपका, याद रखिएगा, क्रोड, इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी है। और ये बनी किससे है? तो निकिल से बनी है और किससे बनी है? लोहे से बनी है, याद रखिएगा। इसे निफे, निकिल तथा फेरस भी कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, याद रखिएगा। जो केंद्रीय क्रोड होता है उसका तापमान और अंदर का जो दबाव है उसके ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं शैल एवं खनिजों की। चलिए, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। जो पृथ्वी की परपटी को बनाने वाला कोई भी प्राकृतिक पिंड है उसे शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है, याद रखिएगा। मुख्य रूप से जो है शैल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 इंपॉर्टेंट है। आग्नेय या इग्नेशियस शैल, अवसादी या सेडिमेंट्री शैल और कायांतरित या मेटामॉर्फिक शैल होती है, याद रखिएगा। क्या है? आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी शैल। जो आग्नेय शैल है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है अंतर्भेदी और एक होती है बहिर्भेदी, याद रखिएगा। इग्नेशियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ होता है स्थिर। और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द से बना है मेटामॉर्फोस से, जिसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों याद रखिएगा, तीनों पूछे जाते हैं कई बार। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। बेसाल्ट पूछता है कौन सा है? दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से बना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। दक्कन का पठार किन शैलों से बना है? बेसाल्ट से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं, जो अंदर ही ठंडा हो जाए। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का दोनों का जो चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक शब्द आया है जीवाश्म। शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है, याद रखिएगा। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद क्या कहते हैं? जैसे शैल है, ये 2 शैल आपस में लड़ के टूट गई, इनके क्या हो गए? छोटे 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 खंड हो गए। इसे ही क्या कहते हैं? अवसाद। ये अवसाद हवा, जल तथा आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शैलों को अवसादी शैल कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं?
अवसादी सेल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। चलिए, कायांतरित सेल में परिवर्तित ये अवसादी सेल का चित्र है। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित होती है। इंपॉर्टेंट है, कैसे परिवर्तित होती है? तो जो आग्नेय और अवसादी सेल है, जब इस पर उच्च ताप एवं दाब दोनों पड़ता है, कायांतरित सेलों में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। पूछता है चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में किस बदल जाता है, किसका उदाहरण है? तो ये कायांतरित सेल का उदाहरण है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने में किया जाता है। पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी आपको इकट्ठा करना है। कितना बढ़िया है, देखिए ये आपका है लाल किला। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा, क्वेश्चन भर भर के बने हैं। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, भर भर के याद कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा। चलिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। सेल चक्र क्या है? एक सेल का दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाना सेल चक्र है। जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल आगे चल करके कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। जब कायांतरित सेल पर और अधिक ताप और दाब पड़ेगा तो पुनः किस रूप में आ जाएगा? अपने मैग्मा वर्जिनल रूप में। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही क्रम चलता रहता है। जैसे देखिए ये है मैग्मा, तो ये सबसे पहले किस में बना? आग्नेय सेल में। आग्नेय सेल क्या हुआ? ये देखिए टूट टूट के तलछट या अवसाद के रूप में आ गया। ठीक है, आगे चल करके ये किस में बनी? अवसादी सेल में। अवसादी सेल आगे चल करके किस पर बन गई? कायांतरित सेल पर। और फिर यही कायांतरित सेल आगे पिघल करके लावा में बन जाती है। यही क्रम चलता रहता है, इसे ही सेल चक्र कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि, याद रखिएगा। चलिए अभ्यास में चलते हैं। कुछ आपको जो है टिक वाले क्वेश्चन मिलेंगे। द्रवित मैग्मा क्या है? पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या है? सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, पृथ्वी की चट्टान। ये सभी क्वेश्चनों के जो आंसर हैं आपको कमेंट बॉक्स में जा कर के करना है कि किसका क्या आंसर होगा। मैं जानना चाहता हूँ आपने कितनी पढ़ाई की है। ठीक है, चलिए ये आपका मैचिंग है, मैचिंग भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जो है अगले चैप्टर में चलेंगे और देखेंगे, उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, आप लोग अपनी नोट्स बनाते चलिएगा। आपकी तैयारी मैं कंटिन्यू चला रहा हूं और क्लास 6 की ज्योग्राफी पूरी हो गई है, हिस्ट्री पूरी हो गई है, सिविक्स पूरी हो गई है। आप जा करके उनका वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। और क्लास 7 की जो क्लासेस चलेंगी बहुत स्लोली वे में चलेंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सहायक होंगी। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक पहुँचाइएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।